आज के करंट अफेयर्स में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर की रेस से लेकर आरबीआई का 2 ट्रिलियन का लिक्विडिटी ऑपरेशन, उत्कर्ष 2019 स्ट्रैटेजी, यूपीआई फ्रॉड कंट्रोल, अरुणाचल प्रदेश के बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इसरो का गगनयान मिशन टेस्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट जैसे कई जरूरी टॉपिक्स हैं। अगर आप सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी अपडेट्स आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेगा माइंड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम रोज के करंट अफेयर्स को बिल्कुल सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से डिकोड करते हैं। तो चलिए आज के सभी महत्वपूर्ण विषयों को एक एक करके समझते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे बैंकिंग की बड़ी खबरों से, फिर देखेंगे देश में क्या नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, साइंस एंड टेक में क्या हुआ, इकोनॉमी का क्या हाल है, और आखिर में कुछ ज़रूरी दिवसों पर भी नज़र डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश की इकोनॉमी के सबसे अहम हिस्से यानी बैंकिंग सेक्टर की। हमारा पहला सेक्शन भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकिंग से जुड़ी लेटेस्ट और सबसे बड़ी खबरों पर फोकस्ड है। तो पहली और बड़ी खबर सीधे आरबीआई से आ रही है। देखिए, डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर का कार्यकाल मई 2026 में खत्म हो रहा है और इस बहुत ही जरूरी पद के लिए 4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के बीच रेस शुरू हो गई है। इन उम्मीदवारों में विवेक दीप, रोहित जैन, राधा श्याम राठौर और अजय कुमार शामिल हैं। अच्छा, यहाँ एक स्टैटिक पॉइंट याद रखिएगा कि डिप्टी गवर्नर का पद आरबीआई में गवर्नर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता है और आरबीआई में आमतौर पर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अब आरबीआई का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मूव देखते हैं। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में जो एक्स्ट्रा पैसा था उसे कंट्रोल करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो या VRRR। इसे आप एक तरह का लिक्विडिटी स्पंज समझ सकते हैं। सिस्टम में करीब 4.5 ट्रिलियन रुपए की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी, जिसमें से आरबीआई ने 2 ट्रिलियन रुपए इस टूल के जरिए सोख लिए हैं। ध्यान रहे, इसे पॉलिसी को सख्त करना नहीं बल्कि बाजार में लिक्विडिटी को बैलेंस करने का एक तरीका माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी लॉन्च की है जिसका नाम है उत्कर्ष 2019। इसका सीधा सा मकसद है आरबीआई को एक वर्ल्ड क्लास सेंट्रल बैंक बनाना। इसके तहत कुछ बहुत ही जरूरी एरियाज पे फोकस किया जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट सामुद्रा के जरिए करेंसी को मॉडर्न बनाना, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए डिजिटल करेंसी यानी CBDC का इस्तेमाल बढ़ाना और एक यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस बनाना ताकि लोन लेना आसान हो सके। ये पॉइंट आपके मेंस के आंसर्स के लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है। बढ़ते डिजिटल फ्रॉड्स को रोकने के लिए आरबीआई एक नया प्रपोजल लेके आया है। हो सकता है कि आने वाले समय में 10,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में 1 घंटे की देरी हो। आरबीआई का मकसद तो फ्रॉड को रोकना है, लेकिन इंडस्ट्री को ये चिंता है कि इससे टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग की कॉस्ट बढ़ेगी और हो सकता है इसका बोझ आखिर में बैंकों पर आ जाए। बैंकिंग सेक्टर से 2 और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। पहला, आरबीआई ने बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी एनबीएफसीज के लिए नियम आसान बनाने का प्रस्ताव दिया है। अब जिन एनबीएफसीज की संपत्ति 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा होगी उन्हें अपर लेयर में रखा जाएगा, जिससे उन पर बेहतर निगरानी हो सके। दूसरा, सेबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए नियमों में एक जरूरी बदलाव किया है। अब ये फंड्स अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी किसी कानूनी मामले या टैक्स की देनदारी के लिए करीब 180 करोड़ रुपए तक का फंड अपने पास रख सकेंगे। चलिए, बैंकिंग और इकोनॉमी के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बड़ी नेशनल परियोजनाओं और समझौतों की जो देश के विकास को जमीनी स्तर पर रफ्तार दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। यहाँ आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने 2 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश को मंजूरी दे दी है। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है कलाई 2 जो लोहित नदी पर बनेगा और इसकी कैपेसिटी होगी 1200 मेगावाट, और दूसरा है कमला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कमला नदी पर बनेगा और इसकी कैपेसिटी होगी 1720 मेगावाट। खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ बिजली बनाएंगे बल्कि उस इलाके में बाढ़ को कंट्रोल करने में भी मदद करेंगे। महाराष्ट्र के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है। वियतनाम का जो सबसे बड़ा प्राइवेट ग्रुप है विन ग्रुप, उसने राज्य सरकार के साथ $6.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के लिए एक MOU साइन किया है। ये पैसा मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अर्बन डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स में लगाया जाएगा। चलिए अब चलते हैं एक बहुत ही रोमांचक सेक्शन की ओर और देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी, खासकर स्पेस सेक्टर में
क्या नई ऊंचाइयां छुई गई हैं? इसरो से एक जबरदस्त कामयाबी की खबर है। भारत का जो पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, गगनयान, उसकी तैयारियों में इसरो ने एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। इसरो ने सफलतापूर्वक दूसरा इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IAD-02 पूरा कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो सवाल ये है कि ये IADT-02 टेस्ट आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ रिटर्न का एक बहुत जरूरी टेस्ट है। इससे ये पक्का किया जाता है कि जब गगनयान का क्रू मॉड्यूल वापस लौटेगा तो उसके पैराशूट्स सही टाइम पर खुलें और वो सेफली पृथ्वी पर लैंड कर सकें। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी सबसे पहले आती है और ये टेस्ट उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। स्पेस सेक्टर में एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हो रही है। फ्रांस की सैटेलाइट कंपनी है यूटेलसैट। वो भविष्य के सैटेलाइट लॉन्च के लिए इसरो के साथ पार्टनरशिप पर बातचीत कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्पेसएक्स और यूरोपियन रॉकेट्स पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है। ये कदम इंडिया और फ्रांस के बीच स्पेस कोऑपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। अब जरा वापस आर्थिक मोर्चे पर लौटते हैं और देखते हैं कि दुनिया की दो बड़ी संस्थाएं भारत की ग्रोथ को लेकर क्या सोच रही हैं, क्या अनुमान लगा रही हैं। इकोनॉमी के मोर्चे पर एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। वजह बताई है मजबूत घरेलू खपत और इन्वेस्टमेंट। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक का अनुमान थोड़ा कम है, 6.6%, लेकिन उसने महंगाई और ग्लोबल अनिश्चितताओं जैसे जोखिमों के बारे में भी चेताया है। अब बात करते हैं खबरों में रहे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की, जिसमें एक अहम नियुक्ति और एक दुखद निधन की खबर शामिल है। अब खबरों में रहे व्यक्तियों की बात करते हैं। कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री अबू हासिम खान चौधरी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं एक बड़ी डिप्लोमेटिक अपॉइंटमेंट हुई है। 1994 बैच के IFS ऑफिसर प्रणय वर्मा को बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी सेक्शन पर। इसमें हम एक जरूरी अंतर्राष्ट्रीय दिवस और भारत के लिए उसके क्या मायने हैं ये समझेंगे। और अंत में बात करते हैं 7 अप्रैल को मनाए गए वर्ल्ड हेल्थ डे की। 2026 की थीम है स्वास्थ्य के लिए एक साथ, विज्ञान के साथ खड़े रहें। अब भारत के लिए यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है वो है हेल्थ पर खर्च। हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट है कि हम हेल्थ पर GDP का 2.5% खर्च करें, लेकिन जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, वित्त वर्ष 2024 में ये सिर्फ 1.08% था, जो हमारे 2.5% के लक्ष्य से काफ़ी दूर है। तो ये थे आज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा टॉपिक आने वाले एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रोज़ाना इसी तरह के डिटेल करंट अफेयर्स एनालिसिस और सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए मेगा माइंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अगले विश्लेषण में।